मध्य प्रदेश में संभावनाओं को खोज रहे हैं हम। और हमारे साथ अब हमारे खास मेहमान हर्षदीप कनूजा जी हमारे साथ होंगे, मैनेजिंग डायरेक्टर हैं एरो ड्रीम एविएशन एकेडमी के। बहुत स्वागत है सर आपका भी। तो ये हमारे 3 मेहमान जो कि इस चर्चा में हमारा हिस्सा बनेंगे और तीनों अलग अलग क्षेत्रों से हैं और ये अलग अलग क्षेत्र मध्य प्रदेश को किस तरह से प्रभाव पहुंचा रहे हैं, मध्य प्रदेश को किस तरह से लाभान्वित कर रहे हैं, इन तमाम विषयों को हम जानेंगे। ओवर टू यू कीर्ति। बहुत शुक्रिया प्रेरणा, आप भी इस पैनल को ज्वाइन करिए और चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं इन तीनों खास मेहमानों के साथ। हर्षदीप जी, सवाल मेरा आपसे है, एविएशन में मुझे लगता है उद्योग स्थापित करना बहुत चैलेंजिंग है और अगर उद्योग स्थापित कर लिया है तो इसका विकास कैसा होगा, एविएशन इंडस्ट्री का विकास कैसा होगा, सर समझना चाहूंगी। एविएशन इंडस्ट्री एक बेसिकली मैं बोल सकता हूँ आज के समय में लग्जरी नहीं रही, एक नेसेसिटी बन चुकी है। मतलब हर किसी व्यक्ति को आज की डेट में एक जगह से दूसरी जगह जाना है और हर कोई एक ही चीज़ समझता है कि मुझे जल्दी पहुंचना है। पहले बोला जाता था और अब उसको हकीकत बना दिया कि टाइम इज मनी। लोगों के लिए अब समय की कीमत ज़्यादा है पैसे से। सो इस चीज़ को अगर हम आगे बढ़ाना चाहते हैं तो एविएशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी गवर्नमेंट और हमारी इंडिया की ग्रोथ के लिए। यस, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट बिजनेस बिकॉज आप सब देखते हैं बहुत से एयरलाइंस आती हैं जाती हैं। मुझे लगता है थोड़ा सा कहीं ना कहीं इग्नोरेंट चाइल्ड वाली थोड़ी सी प्रवृत्ति दिखती है हमारे एविएशन इंडस्ट्री को लेके। बस इस इंडस्ट्री में पोटेंशियल बहुत है। आज अगर हम देखें तो हम दुनिया में तीसरे नंबर पे आ चुके हैं। एविएशन इंडस्ट्री में इंडिया इज रैंकिंग ऑन 3rd नंबर एंड व्हेन वी कंपेयर दैट 3rd रैंक विद 1st रैंक दैट इज अमेरिका, सो हमको लगता है कि हम बहुत पीछे हैं। कारण यह है कि एयरपोर्ट का काउंट देखें, एयरक्राफ्ट्स का काउंट देखें, पैसेंजर काउंट देखें तो जमीन आसमान का फर्क है। पर रैंक में हम देखते हैं कि हम पहले से तीसरे स्थान पर। तो हमको लगता है रैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से वी आर वेरी क्लोज टू अमेरिका। बट कहीं ना कहीं हमारी पॉलिसीज को देख के अगर हम बात करें या चीज़ों को लेके बात करें तो अगर हम हमारी गवर्नमेंट और हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, अथॉरिटीज़ हैं, वो अगर इस इंडस्ट्री को सपोर्ट करें तो इट्स गोना बी अ ट्रेमेंडस इंडस्ट्री ऑल टुगेदर इटसेल्फ। तो 3rd से पहले ले जाने के लिए आप मददगार उसमें साबित होने वाले हैं। वी आर ट्राइंग आवर लेवल बेस्ट। जी, बहुत शुभकामनाएं उसके लिए आपको। मेरा सवाल आपसे रहेगा हर्षदीप जी, क्योंकि आपने अलग अलग स्कूल्स हो, कॉलेजेस हो, चाहे तो हम संस्थानों की बात करें, वहां पर कई सारे सेमिनार्स किए, तो लोग कितना जागरूक हो रहे हैं? 2006 में मैं कैबिन क्रू बना था। आप सब जानते होंगे कैबिन क्रू, फ्लाइट अटेंडेंट, एयर होस्टेस, ये सब एक ही कैटेगरी होती है। अलग अलग देशों में अलग अलग नाम से बुलाया जाता है। हिंदुस्तान में जो सबसे ज्यादा पॉपुलर वर्ड है वो एयर होस्टेस है। आप मानेंगे 2006 में जब मैं सिलेक्ट हुआ था तो मैं कैबिन, लड़कों को जनरली कैबिन क्रू, लड़कियों को हम एड्रेस करते हैं एयर होस्टेस के नाम से। मैं इंदौर आया था सिलेक्ट होने के बाद। आई वाज फ्लाइंग आउट ऑफ दिल्ली, मैं इंटरनेशनल क्रू था। तो मैं छुट्टियों में इंदौर आता हूँ और आस पड़ोस में पता चल जाता माहौल के थ्रू कि ये भाई साहब फ्लाइट में अब एयरलाइंस में काम कर रहे हैं। सो आप मानेंगे कि अवेयरनेस का मापदंड ये था कि मैं जब गया और मैंने आस पड़ोस के लोगों से बात की तो उन्होंने ये बोला कि भैया से मिलिए, ये एयर होस्टेस है। सो उस साइड अब किसी को समझाना बहुत मुश्किल होता है। तो हाँ, मैंने सर झुका के बोला हाँ मैं एयर होस्टेस हूँ। आप मानेंगे 2006 से आज 2024 आ चुका है। जब हम स्कूल्स कॉलेजेस में जाके बच्चों से मिलते हैं और उनसे पूछते हैं कि एविएशन इंडस्ट्री के बारे में क्या जानते हो, कौन कौन सी जॉब प्रोफाइल्स होती हैं, आज के समय में भी लोगों को कैबिन क्रू, एयर होस्टेस के बारे में जानकारी नहीं है। आज भी लोगों को लगता है कि ये काम एक बेसिकली बोल सकते हैं चाय नाश्ता या रिफ्रेशमेंट सर्व करने का है, बट दे डजंट इवन नो दैट इट इज अ वेरी रिस्पॉन्सिबल जॉब ऑफ द सेफ्टी ऑफ द कंफर्ट ऑफ द पैसेंजर्स प्लस एयरक्राफ्ट। अगर एक पायलट अगर प्लेन उड़ा रहा है तो उसके नाक, कान, गला सब बोल सकते हैं ना, उसके सारे सेंसेस कैबिन क्रू के रूप में एक प्लेन के अंदर काम कर रहे हैं। अगर प्लेन के अंदर कुछ भी टेक्निकल इश्यूज होंगे तो कैप्टन को कौन बताने वाला है? एयर होस्टेस बताने वाली। कोई पैसेंजर बेहोश हो गया तो उसको लैंडिंग होने से, इमरजेंसी लैंडिंग के बेसिस पे उसको क्योर करने के लिए अगर डॉक्टर नहीं है तो शी इज हाफ नर्स। वी आर सर्टिफाइड फर्स्ट एडर्स, हमें एक सर्टिफिकेशन मिलता है दैट वी आर फर्स्ट सर्टिफाइड फर्स्ट एडर्स। सो एक मल्टी टास्किंग एक प्रोफाइल है जो प्लेन के अंदर काम कर रही है। प्रॉब्लम ये आती है कि लोगों को अभी भी इसके बारे में नहीं पता और उनको समझाने के बाद भी लोगों को नहीं समझ में आता। माइंडसेट बहुत डिफरेंट है अभी भी लोगों के। एक्सेप्टेंस नहीं है इन जॉब्स को लेके। लोगों को लगता है कि नहीं ये कुछ रियलिस्टिक जॉब्स नहीं है या सिंसियर जॉब्स नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम एक नेशनल कैरियर है लुफ्तांजा, जर्मनी की नेशनल एयरलाइंस है लुफ्तांजा, उसके अंदर हम देखेंगे तो जो फ्लाइट अटेंडेंट एयर होस्टेसेस हैं दे आर मोर देन 60 years of age and they are still working and they are more energetic than Indian guys and girls.
सो आई हैव सीन एंड दे आर टेकिंग इट एज लाइक अ लॉन्ग टर्म करियर. हमारे इंडिया में एक ही माइंडसेट है कि ये छोटे समय तक की जॉब है. इट इज नॉट हैविंग अ लॉन्ग जॉब स्पैन. तो लोगों को लगता है, कई लोग मुझसे आके पूछते हैं सर ये 5 साल काम करेगी हमारी लड़की, उसके बाद क्या करेगी. उनको ये नहीं पता इट्स अ लॉन्ग टर्म करियर. मिथ बहुत है, शादी नहीं कर सकते, हमारी लड़की की शादी नहीं होगी, या लड़के इस प्रोफाइल के लिए बने नहीं हैं, या एयरलाइंस वाले निकाल देते हैं. बहुत सारी चीजें होती हैं जब हम काउंसलिंग या सेमिनार्स करते हैं तब हम पता के आते हैं. बट यस, जितना इंटरनेट फ्लरिश हुआ है, जितना आज की डेट में मीडिया फ्लरिश हुआ है, पर कहीं ना कहीं एविएशन को लेके अभी भी बहुत सारे मिथ्स हैं, बहुत सारी कंफ्यूजन्स हैं. वही मैंने जो पहला हमारा क्वेश्चन था कि अगर इस इंडस्ट्री को भी एक सीरियस इंडस्ट्री के रूप में लिया जाएगा तो शायद लोगों का अवेयरनेस, जागरूकता और बढ़ेगी. और उसी चीज के लिए हम स्कूल्स कॉलेजेस में जाते हैं, जस्ट टू गिव देम अवेयरनेस. जरूरी बात आपने कही है कि अवेयरनेस सच में बहुत कम है. हम लोग भी जब घर में कभी बात करते हैं तो हमारे भी घर में बड़े लोगों को नहीं पता होता है कि कितना इसका टाइम है, कितना टाइम ड्यूरेशन है, और इसी के साथ क्या और वर्क प्रोफाइल्स हैं. ये किसी को जानकारी नहीं होती है. सर, मेरा सवाल आपसे है, हम एयरलाइंस की बात कर रहे हैं, क्या ऐसी आवश्यक विशेषताएं होती हैं जो कि अगर इस उद्योग का हिस्सा बनना है तो हमें होनी चाहिए. मैं भी क्योंकि बहुत सारी धारणाओं में जी रही थी, आज आपने बहुत सारी धारणाएं मेरी तोड़ी हैं. जैसे कि इसका जो जॉब टाइम होता है वो मुझे भी लगता था लिमिटेड है, लेकिन आपने बताया कि लिमिटेड नहीं होता है. हाइट, पर्सनालिटी, ये भी कुछ मैटर करती है क्या इसमें? यस, ऑफ कोर्स, ये सारी चीजें हैं. मतलब अभी इससे पैनल चल रहा था उसमें हम एआई की बातें कर रहे थे, हम स्किल्स की बात करते हैं, स्किल डेवलपमेंट की बात करते हैं. आप सब भी बचपन में एक ही चीज देखते हैं कि हमारे पेरेंट्स हमें एक ही चीज के लिए मोटिवेट करते रहते हैं कि पढ़ाई करो, पढ़ाई करो, पढ़ाई करो. मतलब पढ़ाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट टू योर सक्सेस ऑफ योर लाइफ, विच इज एक्चुअली आज के समय में गलत हो रहा है. आजकल आपका स्कॉलर होना, स्मार्ट होना जरूरी नहीं है. स्कॉलर इज अ डिफरेंट थिंग, बीइंग स्मार्ट इज अ डिफरेंट थिंग. एयरलाइन इंडस्ट्री इज नॉट अबाउट स्कॉलर्स, इट्स अबाउट बीइंग स्मार्ट. सो इफ यू कैन टॉक टू पीपल, आपको लोगों से बात करने में हेजिटेशन नहीं होती है, आपको नई नई जगह जाने का शौक है, आप अपने आप को अच्छे से रख सकते हो, यू कैन मेंटेन योरसेल्फ. अब इसमें एक और मिथ आता है कि एक लड़के का हैंडसम और खूबसूरत होना, या लड़की का खूबसूरत होना, या फीचर्स अच्छे होने जरूरी है. ये भी मिथ है. अब बेसिकली प्रेजेंटेबल होना जरूरी है. इट्स नॉट अबाउट योर फीचर्स. आप प्रेजेंटेबल हो, देन यू आर एलिजिबल फॉर दिस इंडस्ट्री. सो इट इज अ लॉन्ग टर्म करियर. द ओनली थिंग इज दैट यू हैव टू थिंक इट इन अ लॉन्गर स्पैन. बिल्कुल, जिस तरह से आपने कहा कि अगर कोई आपको पे कर रहा है तो वो आपसे वसूलेगा. मेरे पापा भी कहते हैं कि किसी की जेब से पैसा निकलवाना आसान नहीं होता, उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है. Absolutely. जी, मेरा सवाल आपसे रहेगा, आपने खुद जिक्र किया कि इंटरनेशनल एयरलाइंस जो होती हैं वहां पर जो उनका माइंडसेट है, उनका जो थॉट प्रोसेस है, वो यहाँ की जो भी हमारी एयरलाइंस है उनका थॉट प्रोसेस मैच नहीं करता. और कई बार हम देखते हैं कि हम इन्फ्लुएंस होते हैं बाहर जिस तरह से चीजें हो रही हैं, और उस तरह से चीजों को हम देश में करने की कोशिश करते हैं. लेकिन इसमें अगर हम देखें, एज बैरियर का जिक्र आपने किया, या फिर आपने जिक्र किया कि वो पर्सनालिटी होना, पर्सनालिटी में बहुत चीजें अलग हो जाती हैं. आपने बोला कि फेशियल फीचर्स उसमें नहीं काउंट होते हैं. तो फिर इससे इन्फ्लुएंस क्यों नहीं हो पा रहा है, कि एविएशन सेक्टर इससे इन्फ्लुएंस क्यों नहीं हो पा रहा? अब जो भी एयरलाइंस है वो एक क्राइटेरिया को फॉलो कर रही है. इट्स अ पैटर्न. अब हमारी जो रेगुलेटरी बॉडी है उसका नाम है डीजीसी, है डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन. ये सेफ्टी के ऊपर एम्फेसाइज करती हैं. अब सेफ्टी से रिलेटेड जो जो फिजिकल एबिलिटीज होनी चाहिए एक इंसान में, उस चीज को प्रायोरिटी पे रखा जाता है. अब मुझे ये समझ में नहीं आता कि अगर हमारे किसी बच्चे के बॉडी पे या हाथ पे या कहीं पे टैटू है, उससे उसकी एबिलिटी कैसे खराब हो जाती है. तो हमारे एयरलाइंस क्राइटेरिया में क्या आता है कि देयर शुड नॉट बी एनी विजिबल टैटू. अब वो लड़का कितना भी एफिशिएंट है या लड़की कितनी भी एफिशिएंट है, पर उसको जॉब नहीं मिलेगी क्योंकि उसने टैटू बनवा लिया. अब कॉस्मेटिक सर्जरीज वाले आ जाते हैं कि चलो हम हटा देंगे, पर आज के समय में मेडिकल हमारी जो बोल सकते हैं ना, साइंस इतनी अच्छी नहीं हुई है कि टैटू को पूरी तरह से रिमूव किया जा सके. तो कहीं ना कहीं उसका मार्क रह जाता है. अब ये तो एक्सपर्ट है, जो एक्सपर्ट नहीं है वो तो टैटू भी नहीं हटा पाते. तो एक टैटू होने की वजह से किसी की एबिलिटी खराब हो जाना, ये कहां से कहां तक सही है. और आज के डेट में तो ट्रेंड हुआ पड़ा है, लड़के लड़कियां टैटू बनवा लेते हैं. सो बहुत सारी चीजें हैं जिसके अंदर थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी बना दी जाए तो उसके अंदर बच्चे और ज्यादा आ सकेंगे. फॉर एग्जाम्पल वेट क्राइटेरिया, 2 किलो कम या ज्यादा होने पे लड़का या लड़की रिजेक्ट हो जाते हैं. तो 2 किलो इट डजंट मेक मच ऑफ अ डिफरेंस. आई कैन अंडरस्टैंड, हाँ 10-15 किलो कम है, या इमरजेंसी होने पे 150 लोगों को भगाने से पहले उस लड़के के और लड़की की सांसें फूल जाए, वो हाफने लग जाए, देन इट इज नॉट अ फिजिकल फिटनेस. बट 1-2 किलो के अंदर अगर वेरिएशन आती है तो आई डोंट थिंक
उसकी वजह से उसकी एबिलिटीज खराब होती है। तो बहुत सारी चीजें जिनको हम थोड़ा सा इग्नोर करें तो बच्चों के अंदर और वेरिएशंस आने लग जाएंगी और उनके लिए बोल सकते हैं ना वाइडर प्रोस्पेक्ट हो जाएगा और वो ज्यादा अच्छे से इस इंडस्ट्री में उतर पाएंगे। निश्चित रूप से बहुत शुक्रिया सर आप तीनों का ही हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो इस चर्चा में हमने जाना रियल एस्टेट के बारे में, एविएशन के बारे में और एडवर्टाइजिंग स्किल डेवलपमेंट जो कि बहुत जरूरी है किसी भी व्यक्ति के जीवन में। आप तीनों का ही सर बहुत शुक्रिया। ओवर टू यू कीर्ति। तो बिल्डिंग न्यू इंडिया में आज इस पैनल के जरिए हमने अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग उद्योगों को समझा, जाना कि क्या चैलेंजेस है और कैसे उससे निपटा जा रहा है और क्या बदलाव लाने की कोशिश की जा रही है।